चलिए, कोई डाउट? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एनी डाउट? सर वो वाला क्वेश्चन देखा था जो मैंने आपको सेंड किया था वो टेस्ट में से। क्या, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, उसमें मैंने आपको बताया नहीं, टाइपिंग एरर है उसमें। है ना, ठीक है सर। वो आई कैप और जे कैप की जगह पे जे कैप और जे कैप दे दिया उसने। नहीं, जे कैप भी दे दिया और नीचे 4 की जगह 2 भी होता तब भी आ जाता आंसर, मतलब कुछ है उसमें गड़बड़ हुई थी। हो सकता है टाइपिंग एरर होगा। उसमें रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा था क्या? नहीं। सर टेस्ट में रिपोर्ट नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें शायद उस टेस्ट में 2-3 में कुछ आंसर्स में प्रॉब्लम आई है। हाँ जी सर, 2-3 है। चलो, रिव्यू के ऑप्शन ओपन हो गए आएंगे। सर रिव्यू वो टेस्ट उसकी पुराने वाले टेस्ट की बात कर रहे हो ना? नहीं, जो टेस्ट चालू हुआ उसके रिव्यू के ऑप्शन चालू हो गए। नहीं, लेटेस्ट वाले का नहीं आया, पुराने वाले का आया, पर वो भी मतलब एज सच इतना ठीक नहीं है। मतलब उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं कि क्या ऑप्शन उन्होंने आंसर मार्क करा है और हम क्या मार्क कर रहे नहीं सर नहीं मेरा तो समझा है। पुराना वाला भी नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम नहीं समझाना आपको बताना। हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप आंसर की देते हो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और जो सही आंसर होता है आंसर की के हिसाब से वो हाईलाइटेड होता है ना। हाँ। तो उसमें ऐसा कोई आंसर हाईलाइटेड नहीं है ताकि हम ये बता सके कि वो आंसर जो आंसर की में दिया है वो सही है कि गलत है। अच्छा कभी कभी अच्छा। टाइपिंग एरर जो होती है ना उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको। आप उसको तुरंत की तुरंत एकेडमिक्स वाली टीम को तुरंत की तुरंत ऐसा रेफर कर दिया करो वेबसाइट पे डाउट भी हुआ करे तो, ठीक है? मैंने कर दिया था सर रेफर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अगर डाउट डीबीपी सॉल्व की, कल एक डीबीपी बड़ी होगी। नहीं सर, डीबीपी का भी कोई नहीं है। अरे नहीं यार, कल एक डीबीपी बनी है शाम में यार, कैसी बात कर रहे हो, देखा नहीं होगा तुमने? अरे सर मैं सर रोज नहीं चेक करता आया। हूँ, डीबीपी नहीं है। क्या बात कर रहे हो, कल एक डीबीपी आया यार। एनीवन जिसने कल डीबीपी देखा और शाम के टाइम एक डीबीपी मिला हो किसी को? सर मैंने अभी भी देखा है, नहीं है। देखते हैं। सर आप चाहो तो मैं आपको शेयर करके दिखा दूंगा, अभी डीबीपी है नहीं नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मेरे को अपडेट आया था डीपीपी, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो या फिर हो सकता है कि वो लाइव नहीं हुई हो किसी रीजन से। मेरे पास अपडेट आया था कि डीपीपी अपलोड हो गया है। तो चलो, क्लास के बाद मैं उनको क्रॉस चेक करवा लूंगा, नहीं होगी तो क्लास के बाद तुरंत की तुरंत वो लाइव हो जाएगी, ठीक है? ठीक है सर, और सर वो वो पीडीएफ कल का ही क्या लाइव हो करेंगे? जाती थी क्योंकि मेरे पास अपडेट आ चुकी है, वो लाइव हो चुकी है, तो हो सकता है कुछ इश्यू हो गया होगा। चलो खैर, टेस्ट में किसी सर को कोई डाउट हो, जो जिसके पास कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो। कैंसिल क्यों हुई थी कल? क्या हुआ? कल क्लास आपकी, हाँ तो मतलब कल क्लास नहीं हुई थी ना, कल आपकी थी, मतलब हुई नहीं। कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत है उसमें आपको? हाँ हाँ, मैं बोल रहा था सर पीडीएफ का पूछना था ना, क्वेश्चन वाला पीडीएफ आप कह रहे थे आप दोगे वो। अब जब वो व्यू आपका चालू हो रहा है तो फिर अब पीडीएफ की क्या जरूरत है? ठीक है। अब तो वो व्यू चालू हो रहा है ना, चालू हो जाएगा फिर वो आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ ठीक है सर। ठीक है, धीमे धीमे करके वो ओके। और बाकी चालू हो जाएगा प्रॉपरली, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। एनी डाउट टिल नाउ और वी शुड मूव फॉरवर्ड? किसी को डाउट है अभी तक? नो सर। एनीवन? चलो, तो बातें कहाँ तक हुई थी, कोई बताएगा मुझे, याद दिलाएगा? तो लास्ट केपलर के लॉ करे थे और एक क्वेश्चन आपने बताया था जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया ओके, सो इट मींस द ग्रेविटेशन चैप्टर इज डन, राइट? अगर था। कैपिटल यस लॉज हो सर। गए तो ग्रेविटेशन चैप्टर इज डन। So now we will move forward to the next chapter, that is mechanical properties of solid. ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर है, कभी अटके पटके एक आध क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब रेगुलर क्वेश्चन भी नहीं आता है इससे। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो जल्दी से इनकी कुछ बेसिक फॉर्मूला वगैरह है उनको हम रिवाइज करेंगे। सॉलिड की बात करें, देखो आपको पता है सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में डिफरेंट। सॉलिड जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनको हम बोलते हैं सॉलिड, राइट? वॉल्यूम जिनका फिक्स नहीं होता, ठीक है, जो ये डेफिनेट शेप नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। लिक्विड एंड गैसेस आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। तो हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड में हम क्या मानते हैं कि कोई भी सॉलिड जो है वो ऐसे स्प्रिंग, जैसे मान लो कोई ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसे क्यूबिकल फॉर्म में बने हुए हैं। हम ये मानते हैं कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है। एक ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग लगी हुई है ना। ऐसे।
मान लीजिए कोई भी एक लैटिस है, एक हमने लैटिस जानते हो ना, सॉलिड, आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत सॉलिड पढ़ा होगा, तो उसमें लैटिस की बात करते हैं। तो ये जो कोई भी सॉलिड है वो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स आपके स्प्रिंग से बने हुए हैं, ऐसा आप मान के चलो। स्प्रिंग क्या है, इमेजिनरी हमने माना है, मतलब बेसिकली जब भी आप कोई भी दो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस को वेरी करने की कोशिश करोगे, स्प्रिंग क्या करता है, अगर आप लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, वो उसको वापस से ओरिजिनल लेंथ में कोशिश करती है। अगर आप उसको डिक्रीज करने की कोशिश करोगे तो वो वापस से एक्सटेंड करने की कोशिश करती है। स्प्रिंग ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही सॉलिड्स में होता है, जब भी आप सॉलिड्स को पकड़ के खींचने की कोशिश करोगे तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेंगे, या आप उनको दबाने की कोशिश करोगे तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम उसको ऐसे स्प्रिंग ह्यूमन स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ डिस्टॉर्शन, जब भी कोई डिस्टॉर्शन होगा तो बाकी मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे और उस डिस्टॉर्शन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, बेसिकली इलास्टिसिटी क्या करता है कि सर, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द डिस्टॉर्टिंग फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब आप किसी बॉडी को डिस्टॉर्ट कर रहे हो, उसका शेप चेंज कर रहे हो, उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, और जैसे ही आपने फोर्स हटा दिया, वॉल्यूम चेंज करने वाला फोर्स हटा दिया, बॉडी अपने दोबारा से ओरिजिनल शेप को अगर रिगेन कर रही है, तो इसका मतलब वो बॉडी कैसी है, इलास्टिक है। तो आप बोलोगे विच वन इज मोर इलास्टिक, क्वेश्चन इज स्टील और रबर। एक नॉर्मल है, स्टील की रॉड है, और रबर है, कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, एनीबॉडी? सर स्टील की रोड। स्टील की रॉड। कुछ लोगों को लगता है कि यार रबर बहुत इलास्टिक होता है। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि पहली बात तो आप जितना फोर्स स्टील रॉड को की लगा रहे हो, उतना ही आप रबर को लगाओगे तो रबर टूट जाएगा। तो बेसिकली आपको स्टील रॉड इतना ज्यादा फोर्स लगाते हो तब भी उसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, इतना कम कि वो आपको दिखता भी नहीं है, इतना कम कि वो डिस्टॉर्शन आपको दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो आप बोलते हो जैसे आप फोर्स लगाते हो, आप देखोगे आपको लगता है रॉड तो अपने ओरिजिनल शेप में है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो चेंज हो भी रहा होता है वो वापस से रीगेन कर लेती है, जबकि रबर को आप खींचोगे उतने फोर्स तो वो टूट जाएगा। कंपैरिजन करते टाइम आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना चाहोगे ना, तो ध्यान रखना, जिसमें शेप में चेंज भी कम हो रहा है और वापस से वो ओरिजिनल शेप में आ रहा है, उसको हम ज्यादा इलास्टिक बोलेंगे। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब हम बात करते हैं, देखो, चेंज, लेंथ में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, तो हम जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है उसको हम अलग अलग उसमें पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, कंप्रेशन, आप बोलोगे टेंजेंशियल, है ना। तो अब क्या होगा कि सर, इसमें एक कुछ टर्म्स डिफाइन होते हैं, जरा हम उन टर्म्स की बातें कर लेंगे। देखो, जब भी आप एक बॉडी है, मान लो कि ये एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ को आप एक फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से हमने इस रॉड को फिक्स कर रखा है नॉर्मल। जब इस रॉड को आप खींचोगे, इसकी ओरिजिनल लेंथ मतलब एल है, आपने जब इस रॉड को खींचना चालू किया तो हो सकता है कि कुछ देर बाद इसकी रॉड की लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। ऑल्दो ये चेंजेस बहुत छोटे होते हैं, ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो ये चेंजेस बहुत छोटे होते हैं। तो जैसे ही ये लेंथ में चेंज आएगा, बाकी बॉडी इसके ऑपोजिट एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाने लगेगा, ध्यान रखना। जैसे ही स्प्रिंग खिंचता है तो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करने लगता है। इसी तरीके से जैसे ही आपने बॉडी के शेप को चेंज करने की कोशिश की, बॉडी के बाकी मॉलिक्यूल्स उसको ओरिजिनल शेप में आने के लिए फोर्स लगाने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अपने ओरिजिनल शेप को वो रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसको रीस्टोरिंग फोर्स। और एक टर्म डिफाइन होता है, मतलब बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ध्यान रखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। देखो, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसपे ये फोर्स लग रहा है, तो इसी एरिया की बात करेंगे हम। जब आपने यहाँ से खींचने की चालू कोशिश की तो आप बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया कितना डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। जब भी बॉडी में खिंचाव, आप बोलते हैं ना खिंचाव फील हो रहा है तो आप स्ट्रेस आने लगता है ना। तो जैसे ही बॉडी में कोई खिंचाव फील होगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है, राइट। ऐसे ही आप बोलते हो कि कभी भी बॉडी के शेप को आप चेंज करते हो तो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है, और उस स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। आप देखो, हमेशा डेफिनेशन ध्यान रखना, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखें, है ना, जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो जब हम खींचते हैं तो खींचते चले जाते हैं, हमने खींच रखा है, इस टाइम पे बॉडी एक्सलेट नहीं कर रही, इसका मतलब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। इसमें जितने फोर्स से आप उसको खींच रहे हो उतने फोर्स से वो आपको खींच रही है वापस। तो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ये जो अप्लाइड फोर्स होता है ये, और रीस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो
फॉर्मूले वाइज हम कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देंगे, वो हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हम मालूम है मैग्नीट्यूड बाई रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एज वेल, बट डेफिनेशन ध्यान रखना डेफिनेशन कैसे डिफाइन होता है, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नॉट द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी कोई अगर यूनिट निकालने की कोशिश करे स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देख लो भाई फोर्स की हो जाएगी न्यूटन और एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो आप बोलोगे ये कैसे हो जाएगी स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने कहा सर एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, बोलते हैं उसको स्ट्रेन बोलते हैं। आपने बोला स्ट्रेन मसल स्ट्रेन सुना होगा, मसल में खिंचाव आ गया राइट, तो आप क्या बोलोगे कि सर स्ट्रेन को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि बॉडी का जब भी शेप चेंज करते हो तो क्या बोलते हो चेंज कितना हुआ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब वो डायमेंशन क्या हो सकती है सर, लेंथ भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो स्ट्रेन क्या बोलता है सर, जितना ज्यादा चेंज हो रहा है द चेंज अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। अब देखो ऊपर भी अगर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होगा, मतलब ये दोनों यूनिट सेम होंगे, इसमें इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट अपॉन यूनिट सेम यूनिट होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना पहले स्ट्रेन डेवलप होगा क्योंकि पहले शेप चेंज होगा, तो पहले स्ट्रेन डेवलप होगा और जब स्ट्रेन डेवलप होगा तब बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लो लेंथ में चेंज हो रहा है, अगर मान लो ये लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ एल है, खिंचाव फील हुआ जब आपने, अब देखो अगर आपने इसको बाहर खींचा तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर लगेगा, अगर आपने इसको कंप्रेस किया तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर लगेगा, वो तो हमेशा आपको एक ही कॉमन सेंस ही बता रहे हैं। मैंने कहा सर अगर ये डेल्टा एल है तो स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे क्योंकि लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ लॉन्गिट्यूडनल मींस लेंथ, तो आप बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसा होगा, आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन एरिया, जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये फोर्स लग रहा है वो होगा। मैंने कहा स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, ठीक है, ये वर्ड क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, longitudinal strain that is equal to ओरिजिन चेंज कितना हो रहा है एल अपॉन ओरिजिनल कितना है एल, ठीक है। तो ये ऐसे डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एरिया चेंज कराओगे, क्या चेंज करा लो, अगर आप एरिया चेंज कर रहे हो है ना, चलो क्या मैंने कहा नाउ सेकंड की बात कर लेते हैं। हाँ मैंने एक होता है जिसको हम बोलते हैं शियर, शियर इसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस वो कैसी होती है, मैंने कहा मान लो ये ब्लॉक को कैसे रखा हुआ है, आपको समझ में आएगा इसको हम टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं। क्या होगा स्किन केयर है सबको दिक्कत किसी को ये डिस्टर्बेंस कर रहा है, पासवर्ड का नहीं रहेगा आयुष आयुष अपने वीडियो को प्लीज बंद कर लीजिए, अपने ऑडियो को आपने म्यूट कर लिया है, आयुष में खोया हुआ लग रहा है। चलो क्या है अपन बात करते हैं, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ या शियर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप ये देखो जैसे एक बुक रखी है ना, बुक के ऊपर आप ऐसे प्रेस करके आगे तरफ देखो तो बुक का शेप चेंज होता है कि नहीं होता, अगर कोई मोटी बुक है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, ये देखो ये इस एंड पे ये जो ऊपर वाला सरफेस है इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, बुक को इस तरीके से कोई कार्टन या बुक को आप ऐसे प्रेस कर रहे हो राइट, तो देखो सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हो ना, कैसा फोर्स लगा रहे हो, सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, इसलिए आप बोलोगे कि सर इस स्ट्रेस को हम कैसा बोलते हैं, जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। तो आप बोलोगे सर कौन से सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो, उसका एरिया ले लिया,
थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखो ये चीज फिक्स है, बेस फिक्स है, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि सर इसका ये ऊपर वाला पोर्शन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो शिफ्ट हुआ, मान लो ये वाली साइड कितने एंगल से शिफ्ट होगी, थीटा से। ये जो मान लो हाइट थी, तो हमने क्या बोलिए हाइट थी, और ये जो शिफ्ट हुआ आगे की तरफ कितना शिफ्ट हुआ, एक्स से। तो यहाँ पे आप बोलोगे जो टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलोगे, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पर ध्यान रखना यहाँ पे एरिया कौन सा वाला, ये वाला, जिस सब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो उसका एरिया बात कर रहे हैं। सिमिलरली आप क्या बोलोगे, इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि सर शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेन आप बोलोगे, दैट इज इक्वल टू, देखो ये वाली जो लेंथ है वो आगे शिफ्ट हो रही है कितने से, x से, तो हम इसको चेंज बोलेंगे। और कौन सी लेंथ शिफ्ट हो रही है, ये वाली, हाइट इज शिफ्टिंग बाय h, ये वाली जो लेंथ है वो आगे शिफ्ट हो रही है x से, तो आप बोलोगे उसको हम बोलेंगे शिफ्ट अपॉन ओरिजिनल, दैट इज x अपॉन h। अब मैंने कहा ये जो शिफ्ट होती है ये बहुत छोटी शिफ्ट होती है, ये जो शिफ्ट होती है ये बहुत छोटी शिफ्ट होती है, ठीक है बेटा। मदन या शुभम जो भी नाम है आपका, नहीं सजन नाम है, राइट। आप बोलते मदन, everyone is getting the clear screen, so I guess आप ही के एंड पे प्रॉब्लम है, तो either you reconnect और थोड़ा पेशेंस रखो, शायद सही हो जाए, ठीक है। चलो है, तो इसको हम बोले, देखो ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करो, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल में आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हो, दिस इज x, दिस इज h और दिस इज थीटा। आप बोलोगे tan थीटा क्या होता है, x अपॉन h होता है। अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है, आपको शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ, थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो थीटा को आप डायरेक्टली tan थीटा भी लिख सकते हो। थीटा इज वेरी स्मॉल, और हम बोलते हैं कि जो चेंजेस है वो बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर की लेंथ को आपने खींच के 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर 1 मीटर की लेंथ है ऑलरेडी रॉड की, आपने उसमें बोला कि सर 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया, ठीक है, तो जो चेंजेस है वो बहुत छोटे हैं। रॉड को आप कंप्रेस करोगे तो क्या कंप्रेस होगी, नहीं, बहुत माइन्यूट से चेंजेस आएंगे, तो हम छोटे चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप थीटा को tan थीटा लिख सकते हो इस हिसाब से। देखो tan थीटा इज इक्वल टू x बाय h, यानी थीटा इक्वल टू x बाय h। तो आप बोलोगे शेयरिंग स्ट्रेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन बोल सकते हैं, दैट टाइम में रिटर्न है थीटा, और आप बोल सकते हो x बाय h। तो ये दो टाइप की स्ट्रेन हो गई या दो टाइप के स्ट्रेस हो गए। इसके बाद आता है बल्क स्ट्रेस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो लिखो, नहीं तो सॉरी पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले इस चैप्टर में मोस्टली, ठीक है। चलो मैं कहता है बल्क स्ट्रेस, और स्ट्रेस, राइट। आप बोलोगे बल्क स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे जब भी कोई बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लगा हो, ठीक है, जैसे कि मानना कि सर आपने एक बॉडी को लिया, बॉडी को पानी के अंदर डाला, तो चारों तरफ से एक फोर्स लग रहा होगा उस पर, है ना। तो आप क्या बोलोगे, तब उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसलिए हम उसको वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेन भी बोलते हैं, या बल्क स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। आपने बोला मान लो कि ऑरिजिनल वॉल्यूम भी था और कंप्रेस हो गई, इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया डेल्टा भी, ठीक है। आपने बोला कि फोर्स लग रहा है F और इसका सरफेस एरिया A है, तो बल्क स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो बल्क स्ट्रेस क्या होता है, बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स पूरे एरिया पे लग रहा है, पूरा एरिया, राइट। आप बोलते हैं पूरे सरफेस एरिया पे हर जगह फोर्स लग रहा है, तो आप बोलते हो जब भी और परपेंडिकुलर है हमेशा सरफेस के, तो आप बोलोगे इसको हम प्रेशर भी बोल देते हैं या हमें चेंजिंग प्रेशर बोल देते हैं। प्रेशर के बारे में अगर आप बोलोगे तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है।
स्ट्रेस या स्ट्रेन आपका प्रेशर नहीं होता जो आपने स्ट्रेस अभी तक पढ़ा था लॉन्ग में, क्योंकि वो एक सरफेस पे लग रहा है, पूरी बॉडी पे नहीं लग रहा है। जबकि ये वाला फोर्स देखो पूरी बॉडी पे हर तरफ से लग रहा है, तो आप इसको प्रेशर बोल सकते हो, राइट। पुराने वाले स्ट्रेस को आप प्रेशर नहीं बोल सकते, बल्क स्ट्रेस में आप इसको प्रेशर के बराबर ही बोल सकते हो। मैं इसको डेल्टा पी क्यों लिखता हूँ, देखो प्रेशर तो हमेशा लगते रहता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आपने कितना लगाया कि बॉडी कंप्रेस हो रही है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, बल्क स्ट्रेस इक्वल टू होता है डेल्टा पी भी बोल सकते हैं, या एफ बाई ए बोलते हैं, और आप बोलोगे इसमें जो बल्क स्ट्रेन होगा तो वॉल्यूम स्ट्रेन भी बोलते हैं। जो है इसके बल्क को आप बोलोगे केजी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। मैंने कहा सर अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई, पूरी गायब हो गई अब तो। यस सर, पूरी ब्लर हो गई। हाँ जी सर, ब्लर आ रहा है। सर अब क्लियर है। क्लियर है ना। हुक्स लॉ की बात कर लेते हैं, ठीक है। हुक्स लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ओनली, क्लियर है ना, ओनली वैलिड फॉर स्मॉल स्ट्रेस और स्ट्रेन। उसने बोला कि जब आपकी स्ट्रेस या स्ट्रेन बहुत कम होगा तभी ये हुक्स लॉ वैलिड होगा, बाकी इनमें वैलिड नहीं होगा, और ओनली वैलिड फॉर इलास्टिक मटेरियल। जो बॉडी इलास्टिसिटी शो करेगा केवल उनके लिए वैलिड होगा। ये क्या बोलता है कि सर फॉर स्मॉल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। ज्यादा खींचोगे, ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, तो आप बोलोगे स्ट्रेस भी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बॉडी है, जब आपकी लेंथ वगैरह में चेंज बहुत ज्यादा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी तो बहुत ज्यादा होगा। स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचते हो उतना ही ज्यादा तो वो वापस आप पे खींचता है। एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक्स की वैल्यू भी तो बढ़ जाती है। तो यही उसने हुक्स लॉ बोला कि अगर हम छोटे छोटे स्ट्रेस या मतलब बहुत कम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इनटू स्ट्रेन। दिस ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। This E is called modulus of elasticity. एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, and it depends on material and temperature। यार देखो मतलब एक स्टील लिया, स्टील की आपने रॉड बना दी, ठीक है, दूसरा आपने एक और रॉड बना ली, सेम स्टील है, तो आप बोलोगे दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसा होगा, सेम होगा। लेंथ की मतलब डायमेंशन, रॉड की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ई किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल, किस मटेरियल से वो चीज बना रहे हो आप। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और टेम्परेचर पे भी वो कभी-कभी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो जनरली क्या होता है, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, ये तो पता है ना सबको। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो उनके आपस का जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा कम होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी वीक हो जाएगा, है ना। जब इंटरेक्शन कम होगा तो आप बोलोगे कि रिस्टोरिंग फोर्स भी वीक हो जाएगा, इसलिए आप बोलते हो कि जो इलास्टिसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जनरली ई डिक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि सर
लॉन्गिट्यूडनल के लिए अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y into strain, and this y is Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. अगर लेंथ वाली बात करें, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई की जगह पे कौन सा आ जाएगा, y। कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, y, यंग्स मॉडुलस। अब लेंथ किस लिए डिफाइन होती है, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए तो डिफाइन नहीं होती ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओनली डिफाइन फॉर सॉलिड्स, ठीक है। मैंने कहा अगर यहीं पर शेयर स्ट्रेस की बात करें तो शेयर और टेंजेंशियल की बात करें तो अगर मैं शेयर या टेंजेंशियल की बात करूं तो आप बोलोगे सर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ठीक है, जी से या एस से नोट कर देते हैं कई लोग, तो आप बोलोगे जी इनटू जी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। शेयर स्ट्रेस की बात करें, शेयर स्ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे जी डिफाइन होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का नाम हो जाएगा अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मैंने कहा बल की बात की तो बल की यहीं पे लिख देता हूं मैं, इन दोनों का जो देखो, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर स्ट्रेस इज इक्वल टू बी इनटू स्ट्रेन, ठीक है। यहां से आप एक चीज ध्यान रखना, बी कैसे डिफाइन होता है, बी इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस में कौन सी बल्क स्ट्रेस की बात हो रही है, तो आप लिखोगे यहाँ पे कैसे डिफाइन होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी बाई डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस की वैल्यू डेल्टा पी है और स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा बी बाई डी है। मैंने ये लिख दिया, मैंने माइनस साइन को लगाया क्योंकि यार ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है, हम इनको पॉजिटिव वैल्यू दिखाना चाहते हैं। आपको पता है कि सर जब यहाँ प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो अगर डेल्टा पी इंक्रीज मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो डेल्टा पी पॉजिटिव है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब डेल्टा पी नेगेटिव है, तो आप बोलोगे ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए मैंने ये साइन लगा दिया ताकि ओवरऑल क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव मिले, कांस्टेंट को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैंने प्रेशर को कम किया, प्रेशर कम होगा तो आप बोलोगे क्या होगा, सर ये एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर कम मतलब डेल्टा पी नेगेटिव, वॉल्यूम ज्यादा मतलब डेल्टा पी पॉजिटिव, तो फिर सी वाली क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए ये माइनस साइन है कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव रखने के लिए हमने यहाँ पे ये माइनस साइन लगाया है। तो बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी बाय डी। क्वेश्चन इस पर जाता है, इस फॉर्मूले पे काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं एंड ये फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स में भी आपका काफी यूज होता है, इसलिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनी डाउट्स? अरे कुछ तो बोला करो यार, फिर से शांति से बैठे हुए हो, नो सर, नो सर, नो सर। ऐसे बोला करो यार। यस सर। ये डायरेक्टली फॉर्मूले भी याद रहेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे, मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। छोटी छोटी बातें इसलिए अपन जल्दी जल्दी थ्योरेटिकल बातें मोस्टली। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वेडनेसडे को, उसमें आपका आएगा रोटेशनल का पूरा रोटेशन एंड पूरा ग्रेविटेशन, ठीक है। जो भी टेस्ट होगा मैं अभी से सिलेबस बता दे रहा हूँ, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं हो सकता है हमारी क्लासेस थोड़ी कम हो रही प्लीज, तो इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ कि मे बी टेस्ट से पहले अगर कोई क्लास नहीं हो तो आपको पता तो होना चाहिए सिलेबस कि रोटेशन कंप्लीट, अभी तक रोटेशन नहीं आया था, ना के बराबर आया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था, रोटेशन कंप्लीट एंड ग्रेविटेशन कंप्लीट। तो बेसिकली दो चैप्टर आएंगे आपके नेक्स्ट टेस्ट में, तो दोनों ही हम कर चुके हैं, तो आई होप कि आप आराम से प्रैक्टिस भी कर लोगे। रोटेशन की कुछ डीपीपी ऑलरेडी आ गई है, कल एक लाइव हुई थी जो नहीं हुई है वो शायद आज हम कर देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे क्यों नहीं हुई है, और आज कल में एक ग्रेविटेशन की भी आपको एक या दो डीपीपी मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने कहा सर हुक्स लॉ पे बेस्ड एक ग्राफ देखो, एक चीज तो आपको समझ में आया होगा कि सर स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इनटू स्ट्रेन।
तो देखो अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन को मैं एक्स या वाई ग्राफ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये y इक्वल टू mx प्लस c जैसा काम बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर आपको ग्राफ थोड़ा सा याद है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अगर मैंने स्ट्रेस को y पे ले लिया, y एक्सिस पे ले लिया, स्ट्रेन को x एक्सिस पे ले लिया तो आप बोलोगे सर ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसमें c कैसा है 0 है। c 0 मतलब y एक्सिस को ये कहां पे कट करेगा 0 पे, इट मींस ये ओरिजिन से पास होगा ग्राफ, पहली चीज। दूसरा ये जो m है ये स्लोप है। स्लोप किसके बराबर है? e के बराबर है। x को अगर आपने स्ट्रेन लिया तो ये जो क्वांटिटी है मॉडुलस ऑफ एस हुआ उसके स्लोप की ग्राफ से पता, ग्राफ के स्लोप से पता चलेगी। आपने बोला कि सर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जरा देखो काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ अच्छे समझ लेना। यहाँ पे हम रखते हैं स्ट्रेस, तो यहाँ रखते हैं स्ट्रेन। ये जनरली स्टील के लिए डिफाइन होता है, स्टील के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। तो आप मुझे जब इस ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो इस ग्राफ को कैसा शेप लेगा? कुछ इस टाइप से शेप लेता है। आप बोलते हो दिस पॉइंट इज कॉल्ड O, ये पॉइंट कहलाता है A, ये पॉइंट कहलाता है B, ठीक है। B के बाद आप बोलते हो इसको C बोल दो, फिर D बोल दो। तो देखो O से लेके A तक ये स्ट्रेट लाइन है, होना भी चाहिए क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्योंकि यार इस रीजन में ये बेसिकली क्या है, ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। A से लेके B तक में अब ये हुक्स लॉ फॉलो करना बंद कर दिया। लेकिन आप देखोगे, आप क्या बोलोगे, O से लेके B तक बॉडी इलास्टिक है। मतलब अगर आप B पे स्ट्रेस खत्म कर दोगे, मतलब आप क्या बोलोगे, B पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रिमूव कर दोगे तो वापस से आप बोलते हो बॉडी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। O से लेके B तक बॉडी इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने एक्शन खींच रहे हो ना, खींचने वाला फोर्स आपने खत्म कर लिया तो वापस से बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगी, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो O से लेके B तक के बीच में बॉडी इलास्टिक है, लेकिन इसमें भी O से लेके A तक ही हुक स्लो हो है। जो हुक स्लो वैलिड है वो केवल उसे, देखो बॉडी इलास्टिक तो O से लेके B तक है, लेकिन हुक स्लो केवल उसके एक पोर्शन में वैलिड है, तभी ये स्टेट लाइन में है। क्यों? हुक स्लो ने पहले बताया कि फॉर स्मॉल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा तो बॉडी इलास्टिक भले ही हो, लेकिन मेरे हुक स्लो की वैलिडिटी की कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे ही हो रहा है B के बाद ये बॉडी आप बोलते हो B से लेके C तक में आप बॉडी प्लास्टिक नेचर में आ गई है। मतलब अगर आप इस रीजन में कहीं जाने के बाद अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे तो जब ये बॉडी रिगेन करेगी तो आप बोलोगे सर अब कुछ ना कुछ परमानेंट डिस्टॉर्शन हो जाएगा, मतलब अब स्ट्रेन की वैल्यू 0 कभी नहीं हो पाएगी, इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। अभी भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश तो करेगी, ठीक है, और ये बहुत छोटा होता है, 1% से भी कम स्ट्रेन डेवलप होगा। मतलब अगर आप B को क्रॉस कर जाए, स्ट्रेस की वैल्यू पहले B को क्रॉस कर लिया और उसके बाद अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाना स्टार्ट कर भी दिया तो भी बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन करने की कोशिश करेगी, बट एग्जैक्टली ये अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगी और सारा फोर्स हटाने के बावजूद भी कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन बाकी रह जाएगा। हम बोलते हैं प्लास्टिक नेचर स्टार्ट हो गया बॉडी का। और अगर आप बढ़ाते जाओगे तो आप बोलोगे फिर, और हम बढ़ाते जाओगे तो अब बॉडी रिगेन करना भी बंद कर देगी और धीरे धीरे करके डी पे बोलोगे आपका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। मतलब अगर आप एक लेवल के बाद और खींचना चालू करोगे तो बॉडी ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉडी विल ब्रेक, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब ये ग्राफ अगर बहुत ज्यादा है, अगर इस ग्राफ का शेप बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इतनी जल्दी नहीं टूट रही है, शेप बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब नेचर कैसा है? डक्टाइल है, वायर्स में फॉर्म हो रहा है। अगर आप उसको मेटल को खींचते जा रहे हो तो पतला होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? इसमें सर डक्टिलिटी नेचर का है, मतलब वो डक्टाइल है, मतलब वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर ब्रिटल होगा तो आप बोलोगे सर जैसे थोड़ा और ज्यादा खींचोगे तो ये टूट जाएगा। तो उसमें स्ट्रेस बढ़ाते भी जाओगे तो भी उसकी शेप बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं चला जाएगा, वो उससे पहले जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर ये ग्राफ का पोर्शन बहुत ज्यादा है, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे आपको, तो मैं काफी चीजें बोलता रहता हूँ तो वो चीजों को आप तुरंत नोट कर लिया करो। अगर इस ग्राफ का पोर्शन B से D वाला बहुत ज्यादा है, इट मींस दिस बॉडी, दिस मटेरियल इज ऑफ डक्टाइल नेचर, यानी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर आप बोलोगे कि सर ये शेप बहुत कम है, ये ग्राफ का जो शेप है वो कम है,
जल्दी, बी के बाद डी पॉइंट बहुत जल्दी आ रहा है, ग्राफ बहुत छोटा है उस रीजन में, तो आप समझ जाना है कि इसका मतलब जो ग्राफ है वो किसका है, एक ब्रिटल नेचर के मटेरियल का है, मतलब वो बारिश में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो इस पे ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके इस बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करेगा मेरा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब मैंने कहा सर हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। अभी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कैसा स्प्रिंग की तरह काम करता है, आपको सबको पता है सर ये स्प्रिंग की तरह काम करेगा। तो जब स्प्रिंग की तरह काम करेगा तो हम स्प्रिंग जैसे फोर्स है F इक्वल टू kx, वैसा ही एक फोर्स है, तो आप बोलोगे जब वैसा ही एक फोर्स है तो क्या कहोगे कि सर इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, जब भी बॉडी को खींचोगे तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग ड्यू टू द इलास्टिक नेचर या इलास्टिसिटी। ग्रेविटेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, इलास्टिसिटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हम उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर अगर मैं एक एल लेंथ की रॉड को फोर्स लगा के थोड़ा सा खींच लूं डेल्टा एल से तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो देखो फोर्स अगर देखें तो क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल। ऐसे और रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर लो आप, या एफ बाय ए बोलो भाई इनटू डेल्टा एल बाय, कोई भी डाउट हो तो पूछना। स्ट्रेस अपॉन ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस है। यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूं तो देखो कितना आ रहा है, y इंटू ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। अगर मैं स्प्रिंग के फोर्स से कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है कि मेरे एक्स क्या होता है चेंज इन लेंथ, यहाँ पर भी क्या ये चेंज इन लेंथ है, इसका मतलब ये उस स्प्रिंग के अगर स्प्रिंग फोर्स से कंपेयर करें तो ये के का काम कर रहा है वाई ए बाय एल। यहाँ पे ये चेंज इन लेंथ डेल्टा एल के बराबर है, यहाँ एक्स के बराबर होती है। हम स्प्रिंग जैसे फोर्स लग रहा है तो हमने बोला सर वहां पे जो स्प्रिंग फोर्स होता था अब हम उसको स्प्रिंग कांस्टेंट ना बोल के फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। तो इस रॉड के लिए जो फोर्स कांस्टेंट डिफाइन होगा, फोर्स कांस्टेंट की बात करेंगे तो दैट इज के इक्वल टू वाई ए बाय एल। अब जब स्प्रिंग की बात करते थे तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी याद है वो कितनी होती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी, कितनी होती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कोई मुझसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो मैं उसको कैसे लिख दूंगा, हाफ ए की जगह पे लिख दूंगा वाई ए बाय एल इंटू एक्स की जगह पे लिख दूंगा डेल्टा एल का स्क्वायर। तो अगर आप ऐसे कंपेयर कर पाओगे तो आपको याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा कि सर वहाँ पे स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती थी, जैसे जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ के की वैल्यू रख दी वाई ए बाय एल इंटू एक्स डेल्टा एल का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा आप रीअरेंज कर सकते हो, है ना, जैसे देखो यहाँ से एफ की वैल्यू किसके बराबर है, वाई ए एल इंटू डेल्टा एल, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, कई सारे फॉर्म बनते हैं, मैं आपको डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ, आप खुद कन्वर्ट करके देखना। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ फोर्स इनटू डेल्टा एल, ये फोर्स की वैल्यू कंपेयर करोगे तो देखो ये फोर्स इनटू डेल्टा एल भी आ गया। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप बोलोगे सर जब आप इसको एनर्जी से बगैर में वॉल्यूम से कंपेयर करोगे, सर आपकी स्क्रीन करोगे गायब क्या, हो जा रही है बीच बीच में। हाँ बेटा मुझे तुमसे पहले पता चल गया। क्लियर है ना, यस सर। क्लियर है, चलो फिर से हो जाए तो बता देना। नेटवर्क थोड़ा सा क्योंकि आजकल वेदर वगैरह से चल रहा है ना तो गड़बड़ कर जाता है कभी कभी। काफी बारिश हुई आज यहाँ पे सुबह है। तो
समझ में आया ना? अगर मैं एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ, है ना? तो ऐसे करके आप इसको, अगर मैं यू बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप क्या करोगे इसमें, अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करोगे दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन वाला लिख देता हूँ, u by volume is equal to half stress into strain। स्ट्रेस आपको पता है एफ बाई ए है और स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, आप और भी कई सारे फॉर्मेट कर सकते हो, मैंने कहा यही फॉर्मेट स्पेशली याद रखोगे तो आपका किसी में, अब मैंने कहा सर स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेन को लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन वाई, क्या लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन वाई। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है यू बाय वॉल्यूम का, आप स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन वाई। ठीक है, ऐसे और भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने बोला स्ट्रेस को रिप्लेस कर दो स्ट्रेन इनटू वाई से, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है वाई इनटू स्ट्रेन, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ऐसे कई फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो दो फॉर्मूले बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अगर आप ये याद रखोगे तो मैक्सिमम ये वाला भी इस फॉर्मेट में, ये तो अलग अलग फॉर्म है। तो जो भी फॉर्म अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ जरूर लेना, कोई भी चीज मन में मत रखना। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं तो ये मान के चलता हूँ आपको सारी चीजें आ रही है, इसलिए मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। अब आपको बताना तो आपको पड़ेगा कि हाँ सर डाउट आ रहा है। मैं अपने लेवल से पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज को एक बार क्लियर करके जरूर चला जाऊँ। आपके पास एक बार नोट्स होंगे तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, बाकी सही परीक्षा तो प्रैक्टिस करने से ही होती है, जब प्रैक्टिस करोगे तब बुझोगे, तब नोट्स दोबारा से देखना और क्वेश्चन फिर से बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, थोड़े से उलझे बिना तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। चलो खैर, ये तो बातें हो गई आपकी इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, राइट? अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे। बहुत कम क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, 3 या 4 क्वेश्चन अभी तक नीट में आपको रिसेंटली मिलेंगे। ठीक है, बहुत पुराने क्वेश्चन से बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि बहुत सारा इस चैप्टर का ऐसा पोर्शन है जो अब आपके लेवल्स में, जो कि आपसे शायद बने नहीं, बिकॉज स्क्रीन गड़बड़ हो गई है। गया सर। हेलो सर।
क्लियर है? ठीक है नाउ? हाँ जी सर क्लियर है। चलो है। तो एक छोटी सी बात और हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, राइट? उसको और पढ़ लेते हैं। स्पेलिंग लिख लेना, शायद कुछ ठीक एस में। देखो सीधी सी बात है, आप क्या बोलते हो कि सर जब भी एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी में अगर आप रॉड को या किसी वायर को जितना ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी। लेंथ के साथ साथ आप बोलोगे जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम होगा, इन होगा ना वायर। तो आप बोलते हो कि सर यही बातें करते हैं जो पॉइजन रेशियो क्या बोलते हैं कि सर लेंथ में जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेंथ की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है और जो रेडियस कम हो रहा है, तो रेडियस की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है उसके जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, राइट? तो आप बोलते हो कि पॉइजन रेशियो को जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय। अगर एक रॉड है, इस रॉड का कुछ आर होगा ना और ये इसकी लेंथ होगी, तो अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो उसके से स्ट्रेन आएगा, अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो आर डिक्रीज होगा, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। इफ ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा रेडियस, है ना? और अगर ये इंक्रीज करेगा तो लेंथ डिक्रीज होगी, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो मोटा हो जाएगा वायर, ठीक है? तो यही जो स्ट्रेस, ये दो स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। इसमें मैंने बोला अगर एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैंने कहा सर अगर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आपने बोला इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट फाइंड पॉइजन रेशियो, राइट? आप बोलते हैं सर सिग्मा की वैल्यू बता दो एक रॉड के लिए। मैंने कहा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब एरिया इनटू लेंथ कांस्टेंट होगा। इससे एक चीज समझ में आ रहा है, जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, और क्योंकि a इनटू एल कैसा है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा a बाय a इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा l बाय। याद करो स्मॉल चेंजेस एरर्स में हम कैसे सीखे थे चेंजेस का, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है तो हम बोलोगे डेल्टा a बाय a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा l बाय l हो जाएगा। अब एरिया जो है वो देखो किस पर डिपेंड करेगा, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं डेल्टा a बाय a निकालूंगा तो दैट इज y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r, ठीक है? और डेल्टा a बाय a किसके बराबर है, देखो इसके बराबर है, तो आप बोलोगे यहां से माइनस डेल्टा l बाय l लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है सर, इसका रेशियो निकाल लो। तो यहां से अगर आप देखोगे पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू डेल माइनस ऑफ डेल्टा r बाय r अपॉन डेल्टा l बाय l। मैंने कहा सर यहाँ से वैल्यू उठा कर दो, किसी एक को रिप्लेस कर दो। मैंने कहा सर एक काम करो, डेल्टा l बाय l को ये लिख दो। जब आप लिखोगे डेल्टा l माइनस ऑफ डेल्टा l बाय l की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r। तो आप बोलोगे डेल्टा r बाय l ऊपर तो l से जाने दो, ये माइनस साइन इसके साथ ले जाओ, इसके साथ ले जाओ तो माइनस डेल्टा l बाय l की वैल्यू क्या लिख दोगे, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाय r। कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है तो आप बोलोगे फिर सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉइजन रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो सॉलिड्स में मेजरली इतनी बातें, कंसेप्ट की बातें करें तो इतनी ही है, बाकी तो बस अब क्या है, अब आपको बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम बहुत इजी इजी प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम पूछी गई है कई बार, तो आप उनको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सॉलिड्स, ठीक है? सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इतनी है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लूइड्स की बातें करेंगे, इसके बाद करेंगे फ्लूइड्स की, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम बात करेंगे फ्लूइड्स की। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? यहाँ पे भी कोई दिक्कत है प्लीज टोकना जरूर, पूछना जरूर, चुपचाप मत बैठे रहना कि नहीं सर हम तो बैठे हैं कौन पूछेगा, सर पता नहीं क्या बोल देंगे, तो ये मत करना यार प्लीज। 4 दिन बाद अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, तो शायद मैं आपको एंटरटेन भी नहीं कर पाऊँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुरंत की तुरंत आप कोई भी डाउट पूछोगे तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि वो उसको वहां पे खत्म हो, ठीक है?
So now we are going to talk about fluids. Fluids means liquids and gases, right? Liquids and gases. Anything that can flow comes under the category of fluids. Liquid can flow, yes. Gases can flow, yes. ठीक है. अब इसमें कुछ छोटी-छोटी टर्म्स हैं. मैंने कहा उन टर्म्स को थोड़ा सा लिख लेते हैं. तुरंत ही प्रेशर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. इसकी कुछ यूनिट है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी को हम पास्कल बोल देते हैं. ठीक है. 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को हम पास्कल बोल देते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट है. और भी यूनिट्स हैं डिग्री में आपको पता चलेंगे. एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी. काफी लोग को ये चीज पता होगा. इसी का नाम है स्पेसिफिक वैल्यू. ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ध्यान रखें डेंसिटी ऑफ वाटर कौन सा वाला 4 डिग्री सेल्सियस वाला, क्योंकि वही स्टैंडर्ड होता है और उसी को हम मैक्सिमम डेंसिटी बोलते हैं. तो किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, उस सब्सटेंस की रो. ये रो जानते हो ना क्या है, ये रो डेंसिटी है. यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है. ध्यान रखिए. और वो डेंसिटी भी किसकी, सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है ये आपको पता होना चाहिए. ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. या फिर हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में आपकी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. क्लियर है. डेंसिटी ऑफ वाटर कौन सी वाली बोल रहे हैं, एट 40 डिग्री सेल्सियस. ये वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ वाटर की, राइट. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर ये वाली रखोगे तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू किस में आएगी, वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किस में आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, या उसी में रखना पड़ेगा. अगर इसमें रखोगे तो असाइनमेंट में आएगा. ये कुछ 2-3 टर्म है बेसिकली. अब बात करते हैं हम सबसे पहले लिक्विड प्रेशर की बात करेंगे. लिक्विड प्रेशर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो 2-3 चीजें सीख लो इसके बारे में कि सर अगर इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है और ये कंटेनर क्लोज कंटेनर, कैसा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, ऊपर तक आपका फिल्ड है. आप बोलते हो कि सर सबसे पहले किसी भी पॉइंट को पकड़ लो. यहाँ की बात करो, इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, इस पे जो प्रेशर रहेगा वो हर डायरेक्शन में रहेगा. इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स होता है वो हर पॉइंट पे बॉडी के परपेंडिकुलर रहता है. ध्यान रखेंगे. ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे सरफेस पे, बॉटम वाले सरफेस पे सर परपेंडिकुलर टू दी बॉटम रहेगा ऐसे. इन वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. लिक्विड में हर जगह जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है, जो फोर्स होता है हर जगह वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू दी पॉइंट या सरफेस. हर जगह परपेंडिकुलर होता है सरफेस के. इसको बहुत अच्छे से याद रखना. सर हाँ जी बेटा. सर स्क्रीन ब्लर हो गई आपकी. नहीं यार ऐसा मत बोलो यार, स्क्रीन इज गोइंग फाइन. नहीं सर क्लियर है स्क्रीन. योगिता, आई एम सॉरी दिस टाइम अगेन आपके साइड से कुछ इशू है, तो मे बी यू रिकनेक्ट और जस्ट वेट फॉर सम टाइम, पेशेंस. क्योंकि मुझे आइडिया लग जाता है. ठीक है. हो सकता है आपके एंड पे इसका दिक्कत. चलो यार, योगिता क्लियर हुई आपके एंड पे या जस्ट वेटिंग? नो सर. तो एक बार रीजॉइन कर लो बेटा. शायद रीजॉइन करने से कई बार सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम. ठीक है. होपफुली इट विल वर्क. हो गई ओके गुड. चलो खैर, समझ में आया कि हर पॉइंट पे किसी भी बॉडी, आपने कोई बॉडी डाली है या कंटेनर के सरफेस की बात करोगे, हर जगह पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. छोटे छोटे पॉइंट है, नोट डाउन कर लिया करो. मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ. पहली चीज मैंने कहा, मान लो कि सर किसी पॉइंट पे मुझे प्रेशर निकालना है. सर इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर जो टॉप मोस्ट सरफेस होता है लिक्विड का, कंटेनर का नहीं, लिक्विड के टॉप मोस्ट सरफेस से उसकी डेप्थ निकाली जाती है इस पॉइंट पे. मैंने कहा मान लीजिए डेप्थ कितनी है, x.
जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालना है उस पॉइंट की सरफेस से, लिक्विड सरफेस से डेप्थ निकाली जाती है। उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट, राइट, आपने बोला ये पॉइंट की बात हो रही है ए, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू डेंसिटी, ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगी, सब्सटेंस की डेंसिटी होगी जो लिक्विड इसके अंदर है, इनटू जी इनटू एच। So this is the liquid pressure, right? Pressure due to liquid at any point which is at depth of h from the free surface, जो ऊपर वाला सरफेस होता है उससे h डेप्थ पर अगर आप बोलते हो कि सर कितना प्रेशर होगा ड्यू टू लिक्विड, दैट इज इक्वल टू रो जी एच, पे रो इज डेंसिटी, जी इज ग्रेविटी एंड h इज द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। जैसे मैं बोलता हूं ऐसे दो बार बोलोगे, हमेशा याद आएगा, गलती कभी नहीं करोगे। मैंने कहा सर ये तो अभी क्लोज कंटेनर था, अगर ये कंटेनर ओपन होता, अगर ये कंटेनर ओपन होता तो देखो यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगा होता है जिसको हम P0 से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है और इस पॉइंट की आपने डेप्थ दे दी है फ्री सरफेस से h है, तो अगर आप प्रेशर एट A निकालने जाओगे तो दैट विल बी इक्वल टू P0 प्लस रो जी। देखो रो जी तो ऑलरेडी हमें मालूम है किसकी वजह से होगा, लिक्विड की वजह से होगा, क्योंकि ये कंटेनर क्लोज था तो ऊपर से एयर प्रेशर था ही नहीं। लेकिन अभी अगर कंटेनर ओपन होगा तो ऊपर से एक एयर प्रेशर जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं वो भी लग रहा होगा, प्लस लिक्विड की हाइट की वजह से, तो इतना है की वजह से यहाँ पे प्रेशर हो गई होगा, तो आप बोलोगे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच। दिस प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ऐसे केस में हम इसको गेज प्रेशर बोलने लगते हैं बिकॉज दैट इज ओनली ड्यू टू लिक्विड। इसको हमने नाम दे दिया गेज प्रेशर और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट मतलब नेट प्रेशर आप कह सकते हो। और ये क्या है, P0, P0 यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और P0 की वैल्यू जो है वो आपको पता होना चाहिए 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल के बराबर होती है। एक नॉर्मल जनरल जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेके चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 1 into 10 to the power 5 पास्कल, लोग इसको 10 to the power 5 टाइप भी यूज कर सकते हैं। 1.013 को यू कैन यूज 1, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बेसिक और आगे अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। मैंने कहा इसके बाद आता है पास्कल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। पास्कल्स लॉ के दो पॉइंट होते हैं, जरा अपनी लैंग्वेज में आप उनको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि सर फ्री सरफेस से डेप्थ की बात कर लो, अगर आप बोलते हो फ्री सरफेस से कोई भी पॉइंट सेम हाइट पर है तो हर पॉइंट पे प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। अपने अपनी लैंग्वेज में लिख लो। पास्कल्स लॉ का पहला पॉइंट बोलता है कि सिर्फ फ्री सरफेस से अगर आपके सेम डेप्थ पर कई सारे पॉइंट्स होंगे तो सब जगह प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। इट मींस, मैंने कहा मान लो ये कंटेनर अलग अलग शेप के बने हुए हैं, एक ही कंटेनर को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये कंटेनर के अलग है, ये पूरा एक कंटेनर है, हर जगह पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो लिक्विड फिल कर दिया। तो पहली बात तो ये, जब भी इस टाइप के कंटेनर आपस में कनेक्टेड होंगे तो शेप कुछ भी होगा, सब जगह पे देखो कंटेनर की में जो लिक्विड है वो सेम हाइट का है। ये चीज हम अपने यहाँ डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे वाटर टैंक देखें कभी आपने, आपके घर पे अगर एक से ज्यादा वाटर टैंक कनेक्ट होता है तो उनको हमेशा नीचे से कनेक्ट किया जाता है, नीचे से एक पाइप से एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं। और जो आपका मेन इनलेट होता है जिससे पानी भरा जाता है वो केवल एक टैंक में कनेक्ट किया जाता है। तो पहले आपको ये लगना चाहिए कि यार जिस टैंक में वो पाइप कनेक्ट है जिसमें पानी आ रहा है वो एक पहले भरेगा, जब वो भर जाएगा तब दूसरा भरेगा, ऐसा नहीं होता। जो आपके टैंक है उनका शेप साइज कुछ भी हो, बट एट एनी पॉइंट आप क्रॉस चेक करोगे पानी का लेवल जो होता है वो टैंक में सेम होता है, एंड दैट इज ड्यू टू पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। क्योंकि उसने क्या बोला सर, अगर ये 3 पॉइंट है, मैंने कहा 1 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लो और 3 पॉइंट ले लो, ये सेम लेवल पर है, if these points are at same level, तो आप क्या बोलोगे सर, ये A बोल दिया, ये पॉइंट को B बोल दिया और ये पॉइंट को C बोल दिया। तो उसने क्या बोला है कि सर जो प्रेशर एट A होगा, प्रेशर एट B होगा या प्रेशर एट C होगा, दैट शुड बी इक्वल। अब आपको ये तो पता है कि तीनों जगह पे P0 सेम लग रहा होगा, इसका मतलब लिक्विड की वजह से भी तीनों पॉइंट पे प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम, तभी तो सम टोटल प्रेशर सेम आएगा।
और वो तीनों पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर सेम कब हो सकता है, जब लिक्विड की जो हाइट है उन पॉइंट के ऊपर वो कैसी होगी, सेम होगी। एंड दैट्स व्हाई किसी भी शेप के कंटेनर को आप ले लो, आप बोलोगे कि सर जो लिक्विड की हाइट होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, शेप कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द वन पॉइंट ऑफ द पास्कल्स लॉ। सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे, इसमें फुल स्क्रीन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, एल्स विल मूव फॉरवर्ड। एनी डाउट्स, प्लीज से समथिंग। अरे कुछ बोलोगे यार, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या हो गया, मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? मैं चुपचाप पढ़ाई जा रहा हूँ, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे। एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, एनी डाउट्स? नो सर। No, यस sir. सर, हाँ यस सर, यस सर। थैंक यू। तो ये बातें हुई आपकी बेसिक। मैंने पास्कल्स लॉ का पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। पास्कल्स लॉ के सेकंड स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, लिक्विड से क्वेश्चन बनता है। हालांकि लिक्विड से जो क्वेश्चन बनता है वो लास्ट के टॉपिक से ज्यादा बनता है, तो चैप्टर के एंड वाले टॉपिक से इनसे क्वेश्चन कम बनते हैं, बट कंसेप्ट तो यहीं से स्टार्ट होता है। आजकल जो हॉट टॉपिक आ रहे हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी हम बताएंगे आपको। लिक्विड में जनरली किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी के पास टाइम की कमी हो, वो कंसेप्ट अपने अच्छे से थ्योरी अच्छे से अगर कवर कर ले और नीट के प्रीवियस से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर ले। अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है, मैं किसी भी टाइम रैंडमली किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपके नीट का रख दूं और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मैं कहता हूँ नीट में आप वैसे अच्छा कर जाओगे, एक मोर देन एवरेज स्कोर कर जाओगे। मतलब अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो 100-120 तो बड़े आराम से स्कोर करोगे नीट के पेपर में। और मैं आपको 120 प्लस स्कोर इन नीट फिजिक्स इज कंसीडर्ड एज अ गुड स्कोर, ठीक है। बट आजकल क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 130-140 एटलीस्ट फिजिक्स में क्रॉस हो, ठीक है। खैर, पास्कल्स लॉ के सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। पास्कल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सर एक कंटेनर है, लिक्विड फिल्ड है उसमें, उसने बोला अगर मैं किसी पॉइंट पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊं, लिक्विड पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो लिक्विड के हर पॉइंट पे या कंटेनर की वॉल पे उतना एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। समझना ना, अभी लिक्विड रखा हुआ है कंटेनर में, आप बोलोगे हर पॉइंट पे कोई ना कोई प्रेशर तो होगा ही, कंटेनर की वॉल्स पे भी कोई ना कोई प्रेशर तो लग ही रहा होगा। इसने बोला मैंने एक पॉइंट पे अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है, तो जब मैं कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो आप बोलोगे लिक्विड में हर पॉइंट पर उतना ही एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है? दैट इज पास्कल्स लॉ। और इसकी एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन आपने सुनी होगी, राइट, हाइड्रोलिक मशीन्स हैं जैसे जेसीबी वगैरह आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी वेट लिफ्ट करने के लिए जो मशीन क्रेन्स वगैरह होती हैं, आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं कार में, दैट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि सर इसकी एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सर एप्लीकेशन है, ये तो किस टाइप का कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड फील्ड है, अब लिक्विड फील्ड है, दोनों के ऊपर एक लाइट वेट प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, लिक्विड के ऊपर ऐसे प्लेटफॉर्म फिक्स कर रखा है जो कि मूवेबल है ना, लाइट वेट है, उनका मास आप हाथ के बराबर है। अब क्योंकि सेम लिक्विड है तो सेम लिक्विड आप बोलते हैं, अगर हाँ पास्कल्स लॉ में एक चीज पर ध्यान रखना, वो सेम लिक्विड की बात कर रहा है, ठीक है। The 2 points which are at the same level in the same liquid, ऐसा मत करना कि यार सेम लेवल के दो अलग अलग लिक्विड के पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वल कर दो, नहीं, वो सेम लिक्विड की बात करता है। तो आपने बोला कि मान लो अभी इनिशियली इसमें कोई लिक्विड फील्ड है, तो आप क्या बोलोगे सर दोनों की हाइट सेम होगी, प्लेटफॉर्म की बिल्कुल सेम होगी। मैंने कहा मान लो इस पॉइंट पे मैं कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F1। अब ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आप लगा रहे हो तो इसकी वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई होगा जिसको हम बोलेंगे F1/A1।
इट मींस एट एवरी पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे कंटेनर पे पॉइंट हो, आप बोलोगे हर पॉइंट पे इतना प्रेशर एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सर इस प्लेटफॉर्म पे नीचे से भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई होने लगेगा। उस प्रेशर को नाम दे दिया मैंने P। जो एक्स्ट्रा प्रेशर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो पहले से एग्जिस्टिंग है मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। आपने क्या बोला कि सर इसका मतलब P1 और P2 जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वो बराबर है। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर आपने बोला, एक फोर्स लगाया आपने और उसकी वजह से यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म पे एक ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा, उसको हम बोल देते हैं F2। और उसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो आप बोलोगे सर F2/A2 होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलिए A2। तो आप क्या बोलोगे दैट प्रेशर 2 विल बी इक्वल टू F2/A2। अब इस फिगर को देख के दिख रहा है मुझे A1 इज लेस देन A2। अगर रेशियो को सेम रखना है तो ऑब्वियसली नीचे वाला अगर बहुत छोटा है तो ऊपर वाला भी बहुत छोटा होना चाहिए, तभी तो रेशियो मेंटेन रहेगा। मैं कहता नीचे ये 2 है, ये 4 है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी इसकी छोटी होनी चाहिए और इसकी बड़ी होनी चाहिए, तभी रेशियो मेंटेन होगा। तो यहाँ से एक चीज समझ में आना है कि जो F2 है वो काफी बड़ा होगा F1 से, तभी तो ये रेशियो मेंटेन होगा। ठीक है, इट मींस आपने तो एक जो फोर्स अप्लाई किया था इस प्रेशर को जनरेट करने के लिए वो बहुत छोटा फोर्स अप्लाई किया था, बट दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो फोर्स मिल रहा है वो काफी बड़ा फोर्स आपको मिल रहा है। एंड दैट इज हाउ यू कैन लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स। आप छोटे साइड पे थोड़ा सा प्रेशर लगाते हो और बड़े साइड पे यहाँ पे कोई हैवी बॉडी रखी है उसको भी आप लिफ्ट कर पाओगे। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने तो फोर्स थोड़ा लगाया बट आपको जो जनरेट हुआ, यहाँ पे कार रखी थी, सर आपके आपकी पास वॉइस वो ब्रेक उठा हो रही लिया। है और स्क्रीन ब्लर हो क्या गई। हुआ बेटा? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। Anybody else facing problem or is it clear? सर नो क्लियर सर है सर। क्लियर है वो। बेटा I just request you थोड़ा सा आप या तो rejoin कर लो अगर आपके एंड पे, या थोड़ा सा इशू होगा आपके एंड पे। I think everybody else is getting clear voice and screen. सर क्लियर है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आप ही के एंड पे थोड़ा इशू होगा। चलो खैर, क्या बोल रहा था यार, मेरी स्टोरी बीच में ब्रेक हो जाती है, मैं तो अटक जाता हूँ। क्या बोल रहा था यार, कोई याद दिलाओ। अरे कोई याद दिलाएगा, क्या बोल रहा था मैं? अरे मतलब सब सो रहे हो क्या, ये सब भूल गए? एनीवन? भाई साहब सब सो सर रहे हैं मुझे आपको लग पता रहा है है। ऐसे होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट? तो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिक कंसेप्ट समझ में आया ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट क्या है कि आप कम फोर्स लगा के हैवी बॉडी लिफ्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द पास्कल्स लॉ। आप सोचो, एक कॉमन सेंस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सॉरी गर्ल्स डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है? मैं गर्ल्स की जो ड्राइविंग स्किल्स है मैं बहुत तारीफ करता हूँ उनकी, राइट? मैं, चलो खैर, सोचो गर्ल्स तो छोड़ो, बॉयज भी, बॉयज की बात भी आप किसी को ले लो। आपकी एक कार है, कार का वजन कितना मान ले, 1000 किलो मान ले, 1000 किलो होता है कि नहीं होता है यार? बताना सर, 1 टन की होती है गाड़ी। है ना? 1000 केजी मान ले, 1000 केजी बस है, कार है, और आपकी स्पीड मान लो, मैं कितनी मान लूँ, 36 किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ राउंड फिगर में, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। जरा मोमेंटम बताओ, अगर मुझे 36 किलोमीटर पर आवर इज नॉट अ वेरी हाई स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 1000 केजी की कार जब चली आ रही है, और अगर आपको उसे 3 सेकंड में, 3 क्यों 5 ले लेता हूँ, या 10 सेकंड ले लेता हूँ, 10 सेकंड में आपको उसे रोकना है, जीरो करना है। 10 सेकंड 36 किलोमीटर पर आगे स्पीड जो कार आ रही है, तो 10 सेकंड में रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होना चाहिए, 10 सेकंड इज लॉन्ग टाइम। आराम से धीमे 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 करके भी रोकोगे, 10 सेकंड में बहुत देर में रुक जाएगी। आपको पता है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? देखो जरा, F इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। मास की वैल्यू ली आपने 1000 केजी, स्पीड जो थी फाइनल कितनी है 0, इनिशियल कितनी थी 10, तो चेंज के लिए आप क्या लोगे, v2 - v1, तो दैट इज इक्वल टू 10, और 10 सेकंड का टाइम लिया। आपको देखो कितना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा,
1000 न्यूटन। अब आप अंदाजा लगाओ 1000 न्यूटन का मतलब समझ लो 100 किलो उठाने में जितना आपको फोर्स लगाना होता है उतना। 10 सेकंड मैंने बहुत बड़ा टाइम नहीं दिया आपको, तो 1 सेकंड या 2 सेकंड में गाड़ी को रोकना होता है, मैं तो फिर भी, और स्पीड बहुत स्लोली है। सोचो आप तो कार के अंदर बैठे हो, इतनी तेजी से स्पीड आपकी कार चल रही है और आपको ब्रेक लगाने हैं। 100 केजी उठाने, वजन उठाने जितना आपको अगर फोर्स लगाना है, क्या आप लगा पाओगे कार के अंदर बैठ के? सोचने वाली बात है। गर्ल्स तो छोड़ो, बॉयज नहीं लगा पाएंगे, गर्ल्स तो और कम लगा पाएंगे। बट आप क्या करते हो, बहुत धीमे से पुश करते हो, ब्रेक लग जाता है, 2 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है। यस और नो? दैट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक। आप तो फोर्स कम लगा रहे हो, वो लिक्विड के थ्रू कनेक्टेड है। कभी आपको पता भी होगा ब्रेक फ्लूइड खराब हो गया है या ब्रेक में फ्लूइड डलता है, तो बेसिकली क्या होता है, वो जो लिक्विड है वो इस तरीके से कनेक्ट हो रखा होता है कि जो फोर्स जनरेट कर रहा है लिक्विड, वो बहुत ज्यादा जनरेट करता है। आप तो ब्रेक पे बहुत कम फोर्स लगाते हो, ऐसा भी नहीं कि चढ़ जाते हो, है ना? इतना कोई तेज ब्रेक नहीं लगाता, ब्रेक भी बड़े आराम से लगाते हो, बहुत कम फोर्स लगाते हो, फिर भी आपकी इतनी हैवी व्हीकल जो कि इतनी स्पीड से चल रही होती है वो बड़े आराम से रुक जाती है। So it means आपका जो छोटा सा amount of force है that is getting converted, multiplied into a large number, ठीक है? And that is basically उसको हम बोलते हैं hydraulic brakes, बोलते हैं, सुना है hydraulic brakes वगैरह, ठीक है? So that is basic application of Pascal's law। तो इस तरीके से कुछ बेसिक काम करती है। तो ये तो बातें थी हमारी किसकी, पास्कल्स लॉ की। पास्कल्स लॉ के बेस एक क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा जा चुका है, उस टाइप की प्रॉब्लम कई बार पूछी जा चुकी है, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम जरूर कराऊंगा और कैसे अप्लाई करना होता है वो भी करना सिखाऊंगा। मैंने कहा मान लो ये ऐसा यूट्यूब करके ऐसा यू शेप का एक ऐसा ट्यूब है जिसमें आपने लिक्विड फिल कर रखी है। अब आपने क्या बोला, इसमें 2 लिक्विड फिल कर रखे हैं, ठीक है? ये एक लिक्विड हो गया, इमिसिबल लिक्विड है, दोनों मिक्स नहीं कर रहे हैं। The thing is, this liquid is suppose that water, ये है water और ये कोई है oil जिसकी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इसने बोला इन द स्टेशनरी कंडीशन, आप बोलते हो कि सर ये जो वाटर की ये लिमिट है, ये वाटर की जो लाइन है और यहाँ पे जो वाटर का अपर लेवल है, ये जो हाइट दे रखी है ये कितनी रहती है, 15 mm की। और वाटर का जो अपर सरफेस है और जो ऑयल का अपर सरफेस है उसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 135 मिलीमीटर। Is the question clear? Now you have to find the density of oil. Density of oil आपको find out करनी है कि कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जरा देखो। मैंने कहा ऐसे में हम बाउंड्री ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? बाउंड्री। मैंने कहा ये देखो बाउंड्री। अब आप बोलोगे इस बाउंड्री वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, और सेम लिक्विड में दूसरा पॉइंट सेम हाइट का ढूंढ लेते हैं, ये बोला बी। आप पास्कल्स लॉ याद करो। If the 2 points in the same liquid are at the same height, then the pressure at those 2 points must be equal. It means pressure at A should be equal to pressure at B. अब प्रेशर एट बी मैं ऊपर से काम करूँ तो देखो यहाँ पे क्या लगा होगा, पी नॉट लगा होगा, और प्लस इतनी हाइट का जो वाटर है उसकी वजह से प्रेशर लग रहा होगा। तो आप बोलोगे सर कितना, पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट की वैल्यू। आप उसे चाहो तो किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो कैंसिल हो जाएंगी दोनों साइड। मैं इसको सिर्फ मिलीमीटर में ही लिख दे रहा हूँ। मैंने कहा प्रेशर है ये, यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा, पी नॉट लग रहा होगा, और प्लस इस हाइट की वजह से टोटल हाइट देखो कितनी होगी, 150 mm। लिक्विड की वजह से भी लग रहा होगा, तो आप बोलोगे पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट कितनी है, 150 mm में है ये भी। देखो पी नॉट दोनों साइड सेम है, ये प्लस प्लस वाले कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये वाली इक्वेशन बचती है, इसमें से जी कैंसिल हो गया, mm से mm कैंसिल हो गया। सॉल्व करके देखो तो डेंसिटी ऑफ ऑयल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 10।
कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही है ना? सही है। और डेंसिटी ऑफ वाटर आप अगर ग्राम में लेना चाहो तो या केजी में ले लो तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देखो इसका मैथड मैंने आपको बताया, हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे कि बाउंड्री पे एक पॉइंट पकड़ेंगे एंड सेम लिक्विड में दूसरी साइड पर सेम हाइट पर दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे और उन दो पॉइंट पे दोनों का जो प्रेशर निकाल के इक्वल कर देंगे। ध्यान रखें प्रेशर की वैल्यूएशन ऊपर साइड से करेंगे और इक्वल कर दोगे और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एग्जैक्टली यही डेटा के साथ नीट का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया है। नीट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस टाइप के और भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये आपको इस टाइप का करा दिया क्योंकि ये पैटर्न मैंने देखा है कई बार रिपीट हो जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सिमिलरली एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। Barometer is used to measure atmospheric pressure. Used to measure atmospheric pressure. ठीक है, पहली बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय हमने सी उससे लिया होगा। तो ये देखो कैसा होता है, एक ऐसे लिक्विड बात होता है, मतलब एक कंटेनर होता है उसमें एक लिक्विड फिल है। ये लिक्विड कौन है? Hg है, मर्क्यूरी है। इसमें हमने एक ट्यूब लिया, ऐसे ट्यूब देखा ना, ट्यूब कैसे होता है, टेस्ट ट्यूब टाइप के जो होते हैं। उस ट्यूब को हमने पहले तो क्या किया, इस ट्यूब को अंदर लेके गए, पूरा फुल कर दिया उसमें और उसको उल्टा कर लिया, उल्टा करके धीमे धीमे करके उसको बाहर खींचते गए। इस तरीके से खींचा कि सर वो इस तरीके से बैलेंस हो गया अपने आप। तो देखो पहले फुल भरा था ना, जैसे से ऊपर खींचते जाएंगे तो ऊपर से लिक्विड नीचे गिरने लगेगा, नीचे की तरफ आता रहेगा, बट उसमें एयर नहीं घुस पाती है। कभी आप देखना, अगर आप मग वगैरह से करके देखा होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या देखा आपने कि सर जब ये स्टेबल हुआ, इक्विलिब्रियम पे आया तो यहाँ पे कुछ हाइट ऑलरेडी ये लिक्विड का टेस्ट ट्यूब में ऊपर था एक नॉर्मल लिक्विड के लेवल से। यहाँ पे प्योर वैक्यूम होगा क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं घुस पाया, पानी तो निकल गया बट एयर अंदर नहीं घुस पाया, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ। दिस इज द हाउ वी यूजुअली क्रिएटेड द वैक्यूम वेरी फर्स्ट टाइम। वैक्यूम बनाना इतना आसान, आज की डेट में जितना आसान है उतना टाइम पहले नहीं हुआ करता था वैक्यूम क्रिएट करना। तो इफ दीज आर दी मेथड जिससे फर्स्ट टाइम कभी वैक्यूम क्रिएट किया गया होगा, गलती से हुआ हो, जैसे भी हुआ हो। आपने बोला कि सर यहाँ से हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हाइट तो हमें पता चल गई सर कितनी हाइट है जो लिक्विड बैलेंस हो सकता है। मैंने बोला जरा देखो यहाँ से दो पॉइंट निकाल देते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं इसको हमने ए बोल दिया और ये वाला पॉइंट लेते हैं दो बी बोल दिया, ये दोनों एक ही लिक्विड के पॉइंट्स हैं। पास्कल्स लॉ अप्लाई होगा। आपने बोला कि सर अकॉर्डिंग टू दी पास्कल्स लॉ ये शुड बी इक्वल टू पी। अब पी किसके बराबर है सर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जितना ऊपर से लग रहा है उतना लिक्विड लगा होगा, तो इसलिए तो बैलेंस है पॉइंट। आप बोलोगे पी नॉट के बराबर। अच्छा पीवी क्या है सर, पीवी केवल किस लिक्विड हाइट की वजह से, जो ऊपर तो वैक्यूम है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, तो इसके ऊपर कितनी हाइट ऑफ लिक्विड है, आप बोलोगे सर डेंसिटी ऑफ Hg into G into H। और H आपको मालूम था, जब Hg आपने यहाँ लिया तो Hg की जो H की जो वैल्यू आई वो आई 760 ml या 76 सेंटीमीटर। H की वैल्यू मर्क्यूरी केस में कितनी आई, 76 सेंटीमीटर। तो जब आपने डेंसिटी की वैल्यू रखी 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है मर्क्यूरी की डेंसिटी, मर्क्यूरी वगैरह की डेंसिटी रखी, तो जो पी नॉट की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। So this is how you calculated the atmospheric pressure for the very first time by using the barometer and you can calculate it right। अब यहाँ पे जरा देखो, इसीलिए हम प्रेशर को ऐसे भी लिख देते हैं। एक और प्रैक्टिकल यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं 760 mm of Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। वो प्रेशर की यूनिट कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, जितनी 76 सेंटीमीटर Hg की हाइट का प्रेशर होगा वो कैसे निकालोगे, रो जी एच रखते हो, उतने प्रेशर की बात कर रहे हैं।
तो अगर आपको बोला 760 mm ऑफ Hg प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे? हम बोलोगे रो जीएच का फॉर्मूला रखोगे, उसमें H की वैल्यू लिखोगे 760 और उसको आप पास्कल में निकाल पाओगे। तो एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है, कोई और भी हो सकता है। उसने बोला सर 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है, इसका मतलब रो जी एच जिसमें डेंसिटी वाटर की और एच की वैल्यू 100 सेंटीमीटर रख के जो प्रेशर की वैल्यू आएगी उस प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने काफी सुना भी होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या फिर 760 mm ऑफ एचजी। इस टाइप से आपने यूज किया हुआ क्योंकि आपको मालूम है वो प्रेशर किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है। अब कोई मुझसे पूछा सर आपने मर्क्यूरी क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया? मैंने कहा मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है वाटर से 13 टाइम्स है। आपने बोला ये प्रेशर तो सेम होगा ना, आप बोलोगे अगर मैं, और जी की वैल्यू भी सेम होगी, अगर डेंसिटी कम कर दोगे जो कि वाटर की डेंसिटी कम है तो ये एच हाइट बहुत ज्यादा मिलेगी, इतना बड़ा ट्यूब हम बना नहीं पाएंगे। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में वो हाइट पता है कितना ऊपर तक जाएगा? लगभग लगभग 10 मीटर की हाइट होगी उसकी ट्यूब की, तब जाके आप कर पाओगे। इसलिए वो इजीली पॉसिबल नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा कोई हैवी लिक्विड चाहिए था जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, तो उसके लिए हाइट का जो वैल्यू है वो कम आए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज मर्क्यूरी, इट इज वन ऑफ द क्या कह सकते हैं थिकेस्ट लिक्विड बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड में से एक है मर्क्यूरी, इसलिए हम उसको लेते हैं ताकि डेंसिटी ज्यादा हो तो उसका हाइट ऑफ कॉलम कैसा आए? कम आए। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन द होल स्केल यू कैन आस्क और वी कैन मूव फॉरवर्ड। Is it clear? Everyone? अरे यार कुछ तो बोला करो यार, हर बार एक चीज रिपीट करवानी पड़ती है, कुछ तो बोला करो, कुछ तो बोला करो। जो क्वेश्चन बोलता हूँ मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप डाउट होने नहीं चाहिए। इससे अगर कोई भी डाउट है आप किसी भी एंड पे किसी भी टाइम पे पूछ जरूर लिया करो, नहीं तो अपन बात करें आगे की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now we are going to talk about Archimedes principle. बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि यूरेका यूरेका, काफी सारी स्टोरी सुनी होंगी आर्किमिडीज के बारे में। तो जरा देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है। मैंने कहा कि सर एक लिक्विड है, उस लिक्विड में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब आप इसमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट अंदर लेके आते हो, सीधी सी बात है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? बोलोगे सर जितना उसका वॉल्यूम है। जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो इसका मतलब उस वॉल्यूम का जो लिक्विड था, उस स्पेस का जो लिक्विड था, वो क्या करेगा? वहां से हटेगा। हटेगा तो सीधी सी बात है जब भी आप पानी में कोई चीज डालोगे या कोई भी लिक्विड में कोई चीज डालोगे तो लिक्विड का लेवल बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना स्पेस उस बॉडी ने ऑक्यूपाई किया उतना स्पेस उस लिक्विड को और चाहिए, तो वो अपना लेवल बढ़ाएगा। अब आपने बोला कि सर जब भी ये इस तरीके से अंदर जाता है तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है और उस फोर्स को नाम दिया बायएंड फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स आप बोलते हो किसी भी लिक्विड में एक सॉलिड बॉडी को जब आप अंदर लेके जाते हो, इमर्स करने की कोशिश करते हो, तो उस पे एक अपथ्रस्ट लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं बायएंड फोर्स।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बोला उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो उसने बताया। उसने बोला कि सर दिस फोर्स ऑफ बायनेंसी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू जितना वॉल्यूम बॉडी का अंदर गया है, ठीक है, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। तो कुछ लोग इसको वॉल्यूम डिस्प्लेस लिख देते हैं, कुछ लोग इसको वॉल्यूम इमर्ज्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इनटू जी विल बी द अमाउंट ऑफ द अपवर्ड फोर्स और द बाइंड फोर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायनेंसी। ये जो वैल्यू है ये दी थी आपको आर्किमिडीज ने, इसलिए आर्किमिडीज ने। अब ये चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरी बॉडी इमर्ज हो। कभी कभी आपने सिर्फ आधी बॉडी इमर्ज की होगी, तो जितना वॉल्यूम के अंदर है, मैंने मान लो ये बॉडी ऐसी है, तो इतना पोर्शन जब आप बोलोगे ये वाला पोर्शन आपका इमर्ज है, तो वॉल्यूम इमर्ज केवल इतना ही पोर्शन होगा। ये वाले पोर्शन की बात करोगे वॉल्यूम इमर्ज, पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम है दैट इज डिफरेंट, दैट इज बी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने कहा सर इस बॉडी पे देखा जाए तो दो फोर्स लगते हैं, एक ऊपर की तरफ लगता है और एक नीचे की तरफ लगेगा, इसका फोर्स। अब होता क्या है, मैंने कहा जो वेट है, जरा वेट वैल्यू निकालो कितना है। वेट वेट होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी, और मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। अब जरा देखो, मैंने कहा पूरी बॉडी को इमर्ज कर दिया, पूरी बॉडी इमर्ज है, मतलब वॉल्यूम इमर्ज और वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेम हो गया। अब जब पूरी बॉडी इमर्ज है, ठीक है, तो इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे, एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स, दोनों में जी सेम है, उस केस में दोनों में वी भी सेम होगा। अब देखो ये डिफाइन करेगा कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे, पहला मैं तो बोलूं कि फुल बॉडी इज इमर्ज्ड, केस फर्स्ट। अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जब पूरी बॉडी इमर्ज है तो वॉल्यूम इमर्ज और वॉल्यूम बॉडी भी सेम है, डी भी सेम है। आप बोलोगे सर अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा होगा तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ऑलरेडी पूरी बॉडी को इमर्ज किया हुआ था, इस टाइम पे भी नेट फोर्स नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये बॉडी नीचे की तरफ से लगेगी और नीचे की तरफ जाएगी, इसको हम बोलते हैं डूब जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी विल सिंक। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी विल सिंक। अच्छा, इस केस में टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। वेट क्या होता है, आप बोलते हो सर नेट डाउनवर्ड फोर्स जितना लग रहा होता है mg। अब यहाँ mg के बराबर नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना के बराबर, एपरेंट वेट जिसको हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस फोर्स ऑफ बाइंडिंग। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं एपरेंट वेट कितना लग रहा होगा जब ये बॉडी फुली इमर्ज होगी। एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा। ये तो श्योर है नेट डाउनवर्ड फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे, इसको वैल्यू ऐसे लिखोगे, माइनस वाली वैल्यू ऐसे लिखोगे, तो आप बोलोगे दैट इज, इसको फॉर्मूला ले लोगे तो फॉर्मूला बन के आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ, सॉरी ये फॉर्मूला होता है जो कई बार आप यूज करने वाले हो, ठीक है। ये कौन सा केस है, जब पूरी की पूरी बॉडी इमर्ज थी और उसमें भी जब डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा है, मतलब बॉडी एक जो मटेरियल है वो हैवियर है एक लिक्विड से। दूसरा मैंने कहा सर अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कौन लाइटर है, बॉडी का मटेरियल लाइटर है, कोई हल्का मटेरियल आपने उसमें इमर्ज किया है। अब आप बोलोगे जरा देखो
ये कम है और ये ज्यादा है। इस केस में आप बोलोगे जो फोर्स ऑफ बायनेंसी है वो वेक्टर बेसिस ज्यादा होगा। नेट फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। इस केस में नेट फोर्स किधर लगा था? डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स जब अपवर्ड आएगा तो आप बोलोगे बॉडी ऊपर की तरफ आने लगेगी। अब जब बॉडी ऊपर की तरफ आएगी तो सरफेस तक तो ठीक है, पूरा वॉल्यूम इन्वर्स है। जैसे ही बॉडी पे ऊपर फोर्स लगेगा और ये सरफेस के ऊपर आएगी, कैसे आएगी? सरफेस के जैसे ऊपर आएगी। अब देखो, क्या पूरा बॉडी इमर्स्ड है? नहीं। क्या वॉल्यूम इमर्स और वॉल्यूम बॉडी कम है? नहीं। क्योंकि वॉल्यूम इमर्स कम होने लगा है तो आप बोलोगे बायनेंसी फोर्स कम होने लगेगा, मतलब नेट अपवर्ड फोर्स भी कम होने लगेगा। ध्यान से सुनना, हर बात को नोट डाउन भी कर सकते हो जहां जहां आप इंपॉर्टेंट आपको लगता है। आप बोलते हो कि जैसे जैसे सरफेस, लिक्विड सरफेस के बॉडी बाहर आएगी, फोर्स ऑफ बायनेंसी कम होने लगेगा और नेट डाउनवर्ड फोर्स भी कम होने लगेगा। एक लेवल आएगा जब फोर्स ऑफ बायनेंसी और वेट वाला जो होगा वो बराबर हो जाएगा, तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आप बोलोगे जहां नेट फोर्स 0 हो गया, आप बोलते हो बॉडी वहां पे रुक जाएगी, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी भी थोड़ी देर बाद 0 हो जाएगी। आप बोलोगे तो बॉडी क्या करेगी? आप बोलते हो बॉडी विल फ्लो। पार्शियली इमर्ज। पूरी बॉडी इमर्ज नहीं होगी, कुछ पोर्शन उसका लिक्विड से बाहर होगा, कुछ पोर्शन उसका लिक्विड से अंदर होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है। और मैंने कहा डेंसिटी ऑफ बॉडी। अच्छा, जब बॉडी फ्लोट कर रही होती है तब उसमें नेट फोर्स कितना होता है? 0। फ्लोट करेगी मतलब नेट फोर्स कितना? 0। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो रखे हैं। अगर दोनों ही बॉडी के और लिक्विड के डेंसिटी सेम है और आपने पूरी बॉडी को इमर्ज किया हुआ है, आप क्या बोलोगे? नेट फोर्स कितना होगा? सर ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स कैसा है? नेट फोर्स 0 है तो मतलब बॉडी को आप जहां छोड़ोगे वहीं रुकी रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। और अगर आप उसे लिक्विड के बाहर से छोड़ोगे तो वो जस्ट इमर्ज होकर रुक जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे बॉडी स्टिल फ्लोट, बॉडी विल स्टिल फ्लोट। आप उसको बोलते हो जस्ट इमर्ज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने समझाने की कोशिश की है। क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं है तो आप मुझसे और पूछ सकते हैं। जल्दी से एक बार नजर डाल लो, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट पूछा जा सकता है तो आप बिल्कुल पूछ लो। बहुत सिंपल लैंग्वेज, वरना ये चीजें याद रखनी चाहिए बिकॉज क्वेश्चन बन सकते हैं। और तो आपको सर बहुत हार्ड हार्ड करो। वेट अपेरेंट W माइनस एफ बी के बाद W कॉमन लेके 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी कैसे आया? बेटा वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख के देखो, ये वैल्यू रख के देखो, सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। कॉमन लेके देखोगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू रखोगे, वेट की वैल्यू, फोर्स ऑफ बाइंडिंग की वैल्यू, दोनों में से देखो v दोनों में सेम होगा क्योंकि फुल्ली इमर्ज की बात कर रहे हैं। ओके सर। g दोनों में सेम होगा और डेंसिटी ऑफ बॉडी दोनों में से कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो डेंसिटी ऑफ बॉडी मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी, इससे नीचे डिवाइड हो जाएगा। और जब आपने ये टर्म बाहर ली तो इसको हम एक्चुअल वेट बोल देंगे। थोड़ी सी खुद चलाओगे पेन तो आ जाएगा। आप वर्बली ऐसे दिमाग से सोचने की कोशिश करो तो नहीं आएगा। ठीक है, मुझे याद, मैं विजुअली सोच लेता हूँ, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैं तुरंत लिखते लिखते दिमाग में कैलकुलेट करके रखता हूँ। ये फॉर्मूला मुझे बिल्कुल रटा हुआ नहीं है। मैं इसमें हमेशा अगर कोई मुझसे ऐसे पूछे नहीं सर बिना बिना सोचे बताओ तो मैं शायद इसको उल्टा भी बता सकता हूँ। कभी रो बॉडी ऊपर रो है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं जल्दी से दिमाग में कैलकुलेट करके आपको सामने लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी नहीं, आप लोग लिखोगे तो आपसे वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी चीजें क्लियर है? यस सर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है, इनके न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। बट जहां तक मैं सोचता हूँ, जहां तक मेरी बात है, मैंने जितना नोट किया है, नोटिस किया है, नीट इससे क्वेश्चन शायद नहीं पूछेगा। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस है, नीट इससे क्वेश्चन शायद नहीं पूछेगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से नीट इसको अपने सिलेबस में भी काउंट नहीं करता है। ये मेरी एनालिसिस है। मैं पढ़ाता इसलिए हूँ क्योंकि सर हर बुक
एनसीईआरटी वगैरह सब देता है ये, ठीक है, तो मैं पढ़ा देता हूँ, बट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये नीट के सिलेबस में नहीं आना चाहिए। और बट बताना ये भी जरूरी है बिकॉज ये कंसेप्ट है जो कि कई और जगह यूज होता हुआ मैंने देखा है नीट में, पास्ट में किसी और चैप्टर में फोर्स ऑफ माइनसी को यूज होते हुए देखा है। तो डायरेक्टली भले ही वो फोर्स ऑफ माइनसी के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे, बट किसी किसी चैप्टर में वो फोर्स ऑफ माइनसी का कंसेप्ट कभी दिमाग में वो रख सकते हो आप, क्योंकि वो वहां पे उसका यूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले 3 to 4 years बैक इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन उसने पूछा था, तो उसमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ बायनेंसी का यूटिलाइजेशन था। तो जब तक आपको फोर्स ऑफ बायनेंसी नहीं पता होगा, भले ही वो सिलेबस में हो या ना हो, व्हाटएवर इट इज, दैट्स द डिफरेंट थिंग, लेकिन बेसिक कांसेप्ट आपको अगर पता होगा फोर्स ऑफ बायनेंसी का, जो कि हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि सर 9th 10th में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, लेकिन मैं अज्यूम नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको उसी जरूर बता दूँ ताकि ताजा ताजा आपके दिमाग में रहे। अब आपका जो पॉइंट स्टार्ट होने वाला है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल लिक्विड में जनरली उन पोर्शन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देखो अभी तक हमने जितनी भी बातें की थी वो हमने बातें की थी लिक्विड एट रेस्ट, सारे लिक्विड रेस्ट पर हैं, हमने इतने भी कंसेप्ट लगाए, ये सारे लिक्विड एट रेस्ट की बात की थी, मतलब हमने फ्लूइड स्टैटिक्स की बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की, जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब अब लिक्विड विल बी फ्लोइंग। पास्कल लॉ में एक चीज और ध्यान रखना कि सर वो भी केवल लिक्विड एट रेस्ट के लिए वैलिड है, जब भी फ्लो करने लगेगा वो पास्कल लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब अब नाउ फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करने वाले हैं, मतलब अब आप बोलोगे कि सर अब फ्लूइड इज फ्लोइंग, ठीक है। सबसे पहले बेसिक, सबसे पहले चीज, हम जब फ्लूइड की बात करने वाले हैं, आप पॉइंट में नोट डाउन कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइडियल फ्लूइड्स। We have taken some assumptions that ideal fluid की definition अगर आप बोले क्या होता है, सर it is incompressible, non-compressible, it means liquid की density constant रहेगी throughout, पहली चीज, liquid की density is not going to change during the whole complete flow, okay? दूसरा जंक्शन होता है कि सर लिक्विड में कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगा। आइडियल फ्लूइड में हम बात को पहले बता रहा हूँ, अभी लिक्विड फ्लो की बात करते हैं, हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, आप उसको लिख लेना, आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इट मींस डेंसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमने बोला कि सर मान लो यहाँ से लिक्विड v1 स्पीड से एंटर कर रहा है और लिक्विड ऐसे पाइप से फ्लो हो रहा है, और यहाँ से जब लिक्विड निकल रहा है तब उसकी स्पीड कैसी है, v2 है। आप बोलते हो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, A1 है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, A2 है। मैं मान लेता हूँ अभी यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो ρ1 है, और यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो ρ2 है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, पहले तो हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, इसको हम कुछ लोग उसे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो कभी भी स्पीड नहीं है, चीज को ध्यान रखना, जब रेट ऑफ फ्लो लिखा हो या वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इनटू मास, डेंसिटी अपॉन मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। और मास क्या होता है, मास होता है एरिया इनटू वॉल्यूम, सॉरी गलती कर दिया, हाँ, या आप ऐसे भी कह सकते हो, डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम को लिख लेते हैं, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, एंड दिस L अपॉन टाइम हम बोलते हैं दिस इज स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं A इनटू V, ठीक है। लेंथ मतलब कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम लिक्विड, उसी को तो हम बोल रहे हैं, तो हम बोलते हैं उसको हम लेते हैं स्पीड। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जनरली इसको Q से डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे Q, इसको आपको डायरेक्टली याद आएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम रेट फ्लो, दैट इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये था मैंने आपको बता दिया। नाउ आप बोलोगे सर यहाँ से जितना मास ऑफ द लिक्विड पर सेकंड, मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड आउटगोइंग,
पाइप के बीच में कहीं मास रोक नहीं सकता ना यार। अगर एक पाइप से पानी जा रहा है तो जितना पर सेकंड मास एंटर करेगा उतना ही मास आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ना तो पाइप में अंदर रुक सकता है, ना ही पाइप नया मास क्रिएट कर सकता है। अब आप बोलोगे मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम टू पर टी। अब ये क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी, इसे यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो density 1 into area 1 into V1, that is equal to density 2 into area 2 into V2. This is called equation of continuity. This is called equation of continuity. अब इसमें हम बोलते हैं कि density 1 और density 2 क्या होना चाहिए, इक्वल। आइडियल लिक्विड के लिए density 1 और density क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे it means area 1 into V1 equal to area 2 into V2। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबको पता होगा, आई गेस मैक्सिमम लोग इस इक्वेशन को जानते होंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ से एक चीज समझ आ गई, इसका मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा होगा आप बोलोगे वहां पे लिक्विड का फ्लो तेज होगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो वॉल्यूम का जो लिक्विड का स्पीड है वो बहुत कम होगा। ये हम डेली लाइफ में काफी यूज करते हैं इसको। मैंने कहा ध्यान करो, अगर आप गार्डन में कभी वाटरिंग कर रहे होते हो, अगर आपको लिक्विड की स्पीड बढ़ानी होती है तो आप क्या करते हो, उस लिक्विड के पाइप को दबा देते हो। जैसे आप लिक्विड के पाइप को दबाते हो बेसिकली उसकी जो ओपनिंग है उसके एरिया को छोटा करते हो, तो देखा पानी की जो स्पीड होती है, लिक्विड की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज हो जाती है। So that is an example of application of equation of continuity कि जहाँ एरिया ज्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, आइडियल लिक्विड में एक और ध्यान रखना कि हम बात करेंगे केवल और केवल स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है वो भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या होता है, मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, ये ए और ये बी है। यहाँ से जब लिक्विड फ्लो कर रहा है ए और बी से, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब है लेयर बाय लेयर, बहुत अच्छा सा प्यार से जो फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। और एक होता है बहुत तेजी से ऐसे मिक्स होकर फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। आइडियल लिक्विड्स मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात कर रहे हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब होता है कि लिक्विड का कोई भी पार्टिकल जब एक पॉइंट को क्रॉस करेगा तो सबकी स्पीड कैसी होगी, सेम। एवरी मॉलिक्यूल पासिंग थ्रू ए विल क्रॉस द ए विद द सेम वेलोसिटी। मतलब ए पे जब वो लिक्विड पहुंचा, मैंने लिक्विड का एक पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो ए पे जो स्पीड है उसके पीछे जो दूसरा पार्टिकल आ रहा है उसकी ए पे स्पीड है, तीसरा जो ए को क्रॉस करेगा उसकी स्पीड सेम होगी। हाँ, जब वही पार्टिकल आगे बी को क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी स्पीड कोई तो और होगी। सेम पार्टिकल की बी पे जाने पे स्पीड और वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, बट ए को क्रॉस करने वाले सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी। बी को जब वो पार्टिकल क्रॉस कर रहा होगा तो बी पॉइंट पे सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। पहली कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए इसको। दूसरा, आप किसी भी फ्लो पे जो ड्रॉ करते हैं टेंजेंट जो होता है, इस मान लो ये फ्लो पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो इस पॉइंट पे इस लिक्विड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है स्ट्रीम लाइन फ्लो में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ another very important point is Bernoulli's theorem. बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, इट इज बेसिकली लिक्विड में एनर्जी कंजर्वेशन। लिक्विड का एनर्जी कंजर्वेशन है बेसिकली। हम ये मान के चलते हैं फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ है नहीं आइडियल के लिए, ये बर्नौलीज थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल लिक्विड्स। हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, फ्रिक्शन में कोई एनर्जी लॉस होगा भी नहीं, तो आप बोलते हैं टोटल एनर्जी एक पॉइंट पे शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द सेकंड पॉइंट। क्लियर है ये बात? आपने बोला यहाँ पे दो एनर्जी के साथ साथ एक तीसरी एनर्जी होती है, मतलब हम उनको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है बर्नौलीज थ्योरम।
ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी एट वन पॉइंट शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द अनदर पॉइंट बिकॉज़ देयर इज नो एनर्जी लॉस। प्रेशर एनर्जी पर इस वॉल्यूम की जो वैल्यू आती है वो प्रेशर के बराबर आएगी। मैं आपको स्लाइडली रिजल्ट बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम स्क्वायर। m को अगर v से डिवाइड कर दो तो डेंसिटी बचता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो हो जाता है हाफ रो v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। m को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो बचेगा रो, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू रो g है and that is equal to constant and this is basically the expression of बर्नौलीज थ्योरम। अगर इन दो पॉइंट पर मैं कहूं मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाने चाहूं, ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, इसका मतलब p1 प्लस हाफ रो v1 प्लस रो v h1। h क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे सर ग्राउंड से हाइट, ये x2 ले लो, वही कितनी ले लो, ग्राउंड से हाइट है ना, वही तो आपकी पोटेंशियल डिफाइन करेगा यहाँ पे। and that is equal to P2 plus half rho V2 plus rho VH2। तो इस तरीके से जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे थे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हम यहाँ पे भी लगाएंगे इनिशियल टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर एनर्जी के बराबर होगा। और वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जनरली हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे ये वैल्यू होती है प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम इज P अपॉन V, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम इज हाफ रो V स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम इज रो GH and that is equal to constant and that is Bernoulli's theorem and that is very important। इस पे कई सारे और एप्लीकेशन हैं जिनको हमें सॉल्व करना है और इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इसमें कोई भी डाउट है आप पूछ लो, नहीं तो हम बात करेंगे। Any doubts? अरे भाई कुछ तो बोलो। यस सर। क्लियर है? कोई भी स्कीम में किसी भी पॉइंट पे किसी भी तरीके का डाउट है? No, sir. नो सर। बहुत अच्छी बात है। यार आप लोग ऐसे डाउट नहीं पूछते हो, कितने मुझे घमंड नहीं बना दोगे, आप लोग अहंकारी बना दोगे मुझे। आप लोग डाउट नहीं पूछोगे, मुझे अहंकार हो जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, सारे बच्चों को समझ में आ जाता है एक बार में, है ना। दो चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे अभी अपना सर पटक लेना चाहिए दीवार में जाके कि मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब, खाली दिमाग है एकदम, कुछ भी मैं बके जा रहा हूँ। वो देखना पंडित जी देखे आपने जो प्रवचन करते हैं, रामायण प्रवचन जो करते हैं, अपनी बात बोलते रहेंगे 4 घंटे 5 घंटे, हजारों लोग सामने बैठे रहेंगे, रिस्पॉन्स होना मिलता है, बोलते जाएंगे, उनको लगा सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। यही तो दिक्कत है, बातें किसी को समझ में आई नहीं, उनको लगा सब समझ में आ गया। तभी तो हमारे देखो ना, अगर उनकी सीखें समझ में आ गई तो सब सुधर जाते हैं, सुधराई भी नहीं। मुझे कभी कभी वैसी फील आने लगती है कि मैं प्रवचन दिए जा रहा हूँ, सामने जनता बैठी है, प्रवचन सुन रही है, सुधरना किसी को है नहीं। तो या तो वो वाली फील है, या फिर सबको समझ में आ गया तो मैं बहुत अहंकारी हो जाऊंगा, यार मेरे ऐसा कोई टीचर ही नहीं है, एक बार में सारे बच्चों को समझ आ रहा है। तो भाई ऐसा अहंकारी मत बनाया करो, डाउट वाउट पूछते रहा करो, मुझे धरातल पे वापस लाते रहा करो, है ना। मुझे भी अच्छा फील करेगा यार। बस ऑनलाइन का यही मुझे एक ड्रॉबैक सा फील होने लगा है, बच्चे यार सामने दिखते नहीं ना, वो पूछते नहीं, वरना एक दो एक कान पकड़ के पूछ लो, है ना, क्रॉस चेक कर लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं तो यहाँ समझ क्रॉस चेक भी नहीं कर सकता, कान भी नहीं पकड़ सकता, तो कुछ नसीब हो तुम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, वरना अभी तक तो सबके कान लाल हो चुके होते हैं खींच के। चलो गए। व्हाट डू यू थिंक, ऑनलाइन क्लासेस आर गेटिंग बेटर और द ऑफलाइन वंस? ऑफलाइन वाली सर। ऑनलाइन वाली, रीजन भी देने पड़ेंगे साथ साथ। ऑफलाइन बोला है मैंने, ऑफलाइन। अच्छा ऑफलाइन बोल, इसने मास्टर को खुश करने के लिए बोल दिया यार, मास्टर को अच्छा लगेगा, क्या फर्क पड़ रहा है बोल दो। अरे नहीं सर यार, इसमें बहुत टेक्निकल इश्यूज होते हैं, बाबा बंद हो जाती है स्क्रीन।
हाँ थोड़ा अपने आप इंडिया में यार टेक्निकल नेटवर्क इश्यूज तो होंगे, फिर भी धन है हो अंबानी जी का, है ना, उन्होंने फिर भी नेटवर्क की स्पीड बहुत अच्छी कर दी है, उनकी वजह से बाकियों ने भी कर दी है, बट फिर भी स्टिल यार अभी ऑनलाइन के लेवल पे हमारे थोड़े इश्यूज तो हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते, है ना। सभी लोग आई गेस मैक्सिमम लोग ब्रॉडबैंड वगैरह लगा रखे होंगे, फिर भी हर किसी के यहाँ पे इश्यूज आते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। अरे आमिर सर, हाँ जी सर, कर दो बंद। ठीक है सर, मैं बंद कर देता हूँ। ओके। ओके सर।